नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लेना। जैसे मैंने आप लोगों को मैथ में 90 प्लस 95 प्लस 100 में 100 नंबर लाने के लिए मैं मैथ को दिन रात एक करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हो। और जहाँ तक लगता है कि आप लोग मैथ में 95 प्लस नंबर ला कर ही दम छोड़ोगे, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग साइंस में भी 95 प्लस नंबर लाओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत करो, मेरा जो भी साइंस का वीडियो आएगा बस उसको देख लेना, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा सही हो जाएगा। और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव हम आपको गेस करके देंगे, बस आप लोग याद करने की कैपेसिटी रखना। अगर 10 देंगे तो उसमें से 6, 5, 4 तो फिक्स से एग्जाम में आइबे करेगा। तो बस आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद करने का कैपेसिटी आप अपने पास रखिए। ठीक है, बाकी हमारे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं। बस आप लोग याद करो, ठीक है, मैं जो भी दे रहा हूँ बस याद करो, रिविजन करो। ठीक है, और पढ़ाई अपना बरकरार रखो। ठीक है, जैसे आप लोगों का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही लोग बता देंगे। तो पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। आंसर आपका होगा बी नंबर, पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो हरे पौधों में होती है। किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हरे पेड़ पौधों में ही ना होती है। तो आंसर आपका दूसरा का डी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन का आता है 3 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग देखे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण होता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन आपको CO2 से बाहर निकलता है। कहाँ से, CO2 से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो जहां तक याद रखो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। आंसर क्या होगा, बी नंबर वाला होगा, अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर की ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य का नाम सुने हैं, हाँ, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ये जो इथाइल अल्कोहल होता है ना वो अवायवीय श्वसन में बनता है। अवायवीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग प्यूटरी को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, प्यूटरी को ही कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी में है ना वही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्रिया आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वह क्रिया आपका क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, सब लोग अच्छे से याद रखो। ठीक है, चलो अब देखो अगला आपका क्वेश्चन है घेंघा रोग पनपता है। ये जो घेंघा होता है जिसको हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं, तो घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग ना किसके कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन मतलब कि नमक की कमी के कारण। ठीक है, आयोडीन का मतलब क्या होता है जी, तो नमक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर की रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग का जो चिपचिपे द्रव्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिप्स। क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर दिया ना, लिम्फ वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, देख लो एस्फिग्नोमैनोमीटर दिया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर वाला होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। अभी मैंने देखा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है, सब लोग ध्यान से देखो। 12 नंबर क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों में, कहाँ पर, पौधों में उसकी क्रिया पाई जाती है वाष्पोत्सर्जन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आप लोग तिलचट्टा का नाम सुने हैं, तिलचट्टा का नाम सुना ना, तिलचट्टा में ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। रक्त क्या होता है, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मैथ कमजोर है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मैथ को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा दोनों टाइम तीनों टाइम भी मैं कर देता हूँ मैथ को, ठीक है।
लेकिन एक आप लोगों को काम करना है, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या फिर कोई छोटी बहन हो जो आपसे छोट क्लास में पढ़ता हो, जैसे 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, तो उन लोगों के लिए भी मैं पढ़ाने के लिए ऑलरेडी मैं तैयार हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बोल देना कि वो लोग भी पढ़ ले, मैथ बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि जैसे मेरा मैथ कमजोर है वैसे हमारा भाई या फिर हमारी बहन का भी मैथ कमजोर हो। देख लेना, अगर उसको आप थोड़ा सा भी मदद कर दोगे ना तो आने वाला समय में वो विस्फोटक निकलेगा, आपका भाई आपकी बहन, ठीक है। तो बोल देना, देखो वो लोग तो मतलब उतना समझदार है नहीं कि कैसे पहचानेंगे कि सर का कौन चैनल है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर क्लास का लिंक दे दिया हूँ। अगर आपके क्लास में, अगर आपके घर में कोई 7th में, 8th में या फिर 9th में या फिर 6th में भी होगा तो उनके लिए मैं चैनल ऑलरेडी एडिट करके रखा हूँ। आप लोग बोल देना, आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर देना और आप लोग जाकर बता देना उन लोगों को कि यही चैनल है, यहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार जाकर आप लोग हेल्प कर दीजिएगा थोड़ा सा, तो हमको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सब सारे चैनल का मैं दे दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प आप लोग कर देना, ठीक है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। ये जो हमारा मूत्र होता है, पेशाब, वो पीला रंग का किस वर्ण के कारण होता है। वो पीला होता है, लेकिन क्यों होता है जी, किसी को पता है? हाँ, वेरी गुड। क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण ही हमारा मूत्र जो होता है वो पीला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु पूछा है, ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। केंचुआ हो जाएगा, क्या होगा आपका? केंचुआ होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, यही उभयलिंगी जंतु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। ये जो यूरिया होता है वो हमारे रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो हम बोलेंगे यकृत। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं, इसको लीवर भी बोलते हैं। तो बोल देना कि सर जी लीवर से प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन आपका DDT, क्या होगा जी? DDT होगा, ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर वाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग शाकाहारी को कहेंगे, जो मतलब कि मांस मछली सबसे दूर रहे, शाकाहारी, केवल वो शुद्ध शाकाहारी हो, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। देखो भूमिगत जल का उदाहरण पुराने अगर जमाने में देखा जाए तो आपका कुआं है। क्या है? भूमिगत जल का उदाहरण आपका क्या है? तो कुआं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? चार्ल्स डार्विनवाद कहलाता है। आंसर आपका होगा सी नंबर वाला, क्या होगा? सी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। देखो हरे पौधे आपके क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। बहुत लोग उपभोक्ता बोलेंगे लेकिन नहीं, उत्पादक कहलाते हैं। आंसर आपका होगा सी नंबर वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका सी नंबर प्रश्न का आता है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का जो कारण होता है ना वो आपका होता है एलएच होता है, ठीक है। क्या होता है? एलएच होता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं ये कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारे अग्नाशय में, वृषण नहीं, अग्नाशय में, ठीक है। अग्नाशय में, अंडाशय में, अमाशय में नहीं बल्कि अग्नाशय। देखो याद रखो, अग्नाशय, अंडाशय, अमाशय, अग्नाशय तीनों एक ही जैसा है। तो आप लोग सोचोगे सर जी ये होगा नहीं, अग्नाशय होगा। क्या होगा? अग्नाशय, ठीक है, याद रखो सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो 25 का हम लोग आंसर देंगे आयोडीन। आयोडीन मतलब समझते हो? नमक। आयोडीन यानी कि क्या है? NaCl। आपको बताया था ना, NaCl एक लवण है और यह किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है। सबको पता है, हम आपको बताए थे, याद करो। अगला क्वेश्चन है निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। ये जो निश्चल कणिकाएं है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो 26 यानी कि आंसर आपका होगा न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन, यानी कि जो मनुष्य होता है उसके जो सिर होता है, मस्तिष्क होता है, उसका वजन कितना होता है? तो 1.2 से 1.5 kg तक, ठीक है। अच्छे से देखो ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखो। 27 का 1 मिनट, 27 का आंसर बहुत जगह पर सी दिया, बहुत जगह पर बी दिया, ठीक है। तो 1.2 से 1.4 kg के ही मतलब कि आसपास होता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। बहुत जगह पर इसका आंसर ये भी दिया होगा लेकिन 0.5 तो होगा नहीं जी। आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर होगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों का निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस जो होता है वो किसका बना होता है, मतलब कैसा होता है वो लेंस। तो हम लोग क्या कहेंगे जी, हम लोग कहेंगे सर वास्तविक और उल्टा। क्या होता है वास्तविक, अगर वास्तविक होगा तो फिक्स है कि वो भी उल्टा होगा, वास्तविक होता उल्टा होगा करेगा ना। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। जब आप कहीं जाते हैं बाइक से फिर गाड़ी से तो साइड लेते हैं तो वहां पर आपका कौन सा दर्पण आता है, तो उत्तल दर्पण आता है ना, क्योंकि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखो अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब एक तो आपका आभासी होगा, अगर आभासी होगा तो फिक्स है वो सीधा भी बनेगा, तो आभासी के लिए सीधा भी बनता है क्योंकि आभासी को ही हम लोग काल्पनिक कहते हैं। तो जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, तो आभासी रहेगा तभी सीधा होगा, और साथ में छोटा भी रहेगा। तो हम लोग कहेंगे सर जी डी नंबर वाला आंसर होगा, इनमें से सभी। क्या कहेंगे सर जी इनमें से सभी हो जाएगा का, तो इनमें से सभी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो जी ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल, जिसको हम लोग कैपिटल जे से सूचित करते हैं, जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का रंग जो हम लोगों को नीला दिखाई देता है वो किसका परिणाम है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 33 सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, सेंटीमीटर पर ही टिक लगाना, मीटर पर नहीं। बहुत जगह पर मीटरों दिया है और एमएमओ दिया रहता है, तो आप लोग सीएम यानी कि सेंटीमीटर वाले पर टिक लगाना। ठीक है, चलो सीएम यानी कि याद करना चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या होगा सेंटीमीटर होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं। ठीक है, तो ऐसा में याद रखना। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया करो। अगला क्वेश्चन आपका है ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, ये क्या बोलते हैं आंकिक प्रश्न ना। तो देखो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो एक चीज तो यहाँ पर फिक्स है, आपका लेंस कौन सा है, तो उत्तल है। लेंस कौन सा है, उत्तल है। और हम लोग जानते हैं अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में दिया है तो उसकी जो क्षमता होगी वो भी निश्चित रूप से प्लस में ही होगी। तो समझ लो यहाँ पर उत्तल लेंस के फोकसांतर प्लस में 50 दिया है तो इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपका बी और डी नहीं आएगा, और बचा आपका 5D और 2D। अब इसमें से डिसाइड करना है क्या होगा, तो लेंस की क्षमता P बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/f। 1/, तो P बराबर 1/f का मान कितने दिया, 50 दिया है। और हम लोग इसको मतलब कि मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, तो 50 100 दो बार में कट जाएगा, तो P बराबर 2D बच जाएगा क्योंकि लेंस की क्षमता का सही मात्रा डायप्टर होता है, तो प्लस में 2D होगा। ठीक है, क्या होगा आपका डी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो हम लोग जानते हैं एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। 5 सतह ऐसे 5 क्या कितना, तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 में प्रश्न कहता है ना कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा हम लोग परिवर्तन करते हैं जी, किसी को पता है, तो हम लोग करते हैं पक्षावी मांसपेशिया के द्वारा, पक्षावी मांसपेशिया के द्वारा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 37 कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के सिंपल में 2 नियम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो ये जो फोटोग्राफी होता है उस कैमरे का अभिदृश्यक क्या होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस का होता है जी, आंसर होगा ए नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो 39 का हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो 40 नंबर क्वेश्चन का था यदि एक प्रिज्म से एकवर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा, देखो यदि कोई प्रिज्म है और यहाँ से हम लोग एकवर्णी किरण को गुजारे यानी कि सिंगल किरण को हम लोग गुजारे तो इसका क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा।
या फिर अपवर्तन नहीं होगा या फिर विचलन नहीं होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आंसर देंगे, उसका वर्ण विक्षेपण वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन है 41 नंबर। क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, यानी कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करती है? तो कौन करती है जी, इसमें से बताओ। आंसर आपका होगा सी नंबर वाला, गतिमान हवा करती है। कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? तो गतिमान हवा करता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस में वायु में शक्ति होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बता दोगे, क्योंकि आपको पता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक बता दो। ऐसा सिंपल सा उससे भी हम लोग बता देंगे। तो क्या होगा आपका आंसर होगा ए नंबर ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखो विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर, विद्युत का कंडक्टर कौन है? कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या होगा मतलब विद्युत का सबसे मतलब गुड कंडक्टर कौन है? विद्युत का गुड कंडक्टर, विद्युत का सबसे ऐसा क्या है? सुचालक आपसे पूछा गया ना, तो क्या होगा? सुचालक पूछा गया ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या आंसर होगा? ग्रेफाइट। ठीक है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, और देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर दिया है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग जानते हैं क्या होता है, F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। तो आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 2 × R हो जाएगा, 2 × R होगा ना। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा 2 × R का मान कितना दिया? R का मान 1 मीटर दिया है, लेकिन अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 कितना से भाग देंगे? 1/100 से भाग देंगे ना, 1/100 से। तो 1/100 से भाग दिए तो कितना बार में कट गया? तो आपका कट गया 50 बार में। कितना बार में कट गया? 50 बार में कट गया। तो आपका क्या हो जाएगा? F बराबर आपका 1/50, लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं है जी। एक मिनट, ये क्या कह दिया क्वेश्चन? इसका तो आंसर दिया ही नहीं है। दिया है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला होगा, क्योंकि F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है, मैंने R बराबर F/2 कर लिया ना, तो F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो F बराबर R का मान क्या होगा? R का मान यहाँ पर 1 मीटर दिया है और बाटा में 2, तो चूंकि मीटर में दिया है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तब ना सेंटीमीटर में चेंज होगा। तो आपका 2 से 100 50 बार में कट जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर बी वाला मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, या फिर अभिलंब के नजदीक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनमें से कोई नहीं। अभिलंब से मतलब कि दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर। आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा ए नंबर वाला, अभिलंब से दूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो आपका 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हम लोग किसे कहेंगे? तो 47 का आंसर होगा सर जी बी नंबर वाला, सौर ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा क्या? विचलन। क्या होगा? विचलन होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना है? हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, वो 220 वोल्ट प्रतिरोधी धारा होता है। 220 वोल्ट प्रतिरोधी धारा का मतलब हुआ AC, और AC का फुल फॉर्म हुआ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जस्ता का परमाणु संख्या। जस्ता माने तो जिंक के Zn, और Zn की परमाणु संख्या क्या होती है? Zn की परमाणु संख्या क्या होती है? किसी को पता है? पता है किसी को Zn की परमाणु संख्या क्या होती है जी? आप Zn की परमाणु संख्या आपको नहीं पता है? काहे नहीं पता है? बहुत मार खाएंगे। क्या होगा? 30 होगा। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। ये तो सब हम बता चुके हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। यही आपका धोबिया सोडा का क्या होता है? अणु सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? इसमें आपको बताना है कौन प्रबल क्षारक है। तो सिंपल सा देखा जाए तो लास्ट में यहाँ पर OH है,
सब में OH है तो यार सब तो आपका भस्म होगा, लेकिन आपको प्रबल क्षारक बताना है ना। तो 52 का आंसर देखो क्या हम लोग चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले को चूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही क्या होगा आपका प्रबल क्षारक होगा। ठीक है, क्या होगा आपका प्रबल क्षारक होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि हेमाटाइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का है इसके, तो देखो लोहा धातु का है। लोहा को हम लोग Fe से सूचित करते हैं, यानी कि संकेत इसका Fe होता है, जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है, यानी कि 26 होता है। और लोहा का दो मुख्य अयस्क होता है, एक होता है हेमाटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। अब दोनों में से कोई आपके एग्जाम में दिया रहेगा तो याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है, तो वो होता है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि आंसर होगा आपका डी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया Zn+O2 से ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण तो अभिक्रिया होगा नहीं, यहाँ तक तो हमको पता है। विस्थापन भी नहीं होगा, यहाँ तक भी पता है। लेकिन अब आप लोग डिसाइड करो, ए होगा या फिर डी होगा, उपचयन या फिर औपचयन। ये आप लोग डिसाइड करो, उपचयन या फिर औपचयन। अरे वाह भाई क्या बात है, उपचयन होगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ये आपको कई बार बता चुके हैं, C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है ना, क्योंकि अम्ल क्या होता है, जल में आयनित होता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। आयनित करते हैं यानी कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं ना, इसलिए आयनित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया करो, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 विद्यमान है। ठीक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर की आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व। मैंने आपको बताया था ना, ग्रुप 18 के जितने भी तत्व होते हैं वो सब शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, और ग्रुप 18 में ये तत्व उपस्थित रहता है हीलियम, जिसकी क्या होता है, जिसको हम लोग शून्य वर्ग के तत्व के नाम से जानते हैं, और हीलियम ग्रुप 18 का ही तत्व है, इसलिए हम इसको शून्य वर्ग के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है, तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा ए नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस, निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर कि हमारे शरीर का pH मान क्या होता है। कौन कौन लड़का है जो बताएगा, इसको सर ये नहीं बताया, हम सब बताए हैं, 7 से 7.8 होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी बता चुके हैं कि निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी होगा H2SO4, क्योंकि H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल नाम देते हैं, यही आपका। ठीक है, जो अम्लों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित अगर सूचक की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। आओ हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2O से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्या बनाएगा, कार्बोनिल अम्ल बनाएगा। देखो यहाँ पर फिक्स है कार्बोलिक, यहाँ पर कार्बोलिक है तो कार्बोलिक नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में आपको H2SO4 तो S की जरूरत पड़ती है, जबकि इसमें S का कोई नामो निशान नहीं है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl होता है, तो HCl तो इसमें नहीं, H का निशान है नहीं Cl का निशान है, तो तीनों नहीं होगा, ऐसे ही लग रहा है। तो आपका होगा कार्बनिक अम्ल होगा, C नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 66 नंबर, ये क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन है, यानी कि कॉपर पाइराइड्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी आप लोग को बता दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ CuFs2 होगा, यही होगा। ठीक है, आपका बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। देखो मुक्त अवस्था में, यहाँ पर क्वेश्चन आपको घुमा दिया गया है, मुक्त अवस्था में क्या, तो सोना, क्योंकि सोना कभी भी ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, आता भी है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप सोना को वायु में कितना भी देर तक क्यों न रखो उस पर जंग नहीं लगेगा। इसलिए तो आजकल के लोग सोना पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे आप हैं, हम तो नहीं पहनना पसंद करते हैं क्योंकि उतना पैसा नहीं है कि मैं सोना खरीदूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है
68 नंबर की निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील की अगर हम बात करें ऑप्शन के अनुसार, अगर हम सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो क्या होगा, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने बता दिया, ठीक है, जिंक होगा, जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु होता है। ये पीतल जो होता है ना वो ऑलरेडी मिश्र धातु है, लेकिन किन की मिश्र धातु होता है, किन का मिश्र धातु होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का आंसर होगा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समयोगी है। समयोगी मैंने बोला था ना कि पेंटेन के कितने समयोगी होते हैं, 3, ब्यूटेन के कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था, नहीं तो एक बार फिर से बता दूंगा। क्या होगा, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, यही आपका होगा सी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH5 का युग्मक प्रणाली के अनुसार नाम क्या होगा। इसका नाम, तो नाम इधर से लेते हैं या फिर इधर से लेते हैं, बताओ, इधर से लेंगे या फिर इधर से लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है, आप लोग किधर से लीजिएगा, तो आप लोग लीजिएगा इधर से, इधर से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, इधर से लेंगे तो C2H5 को इथाइल कहेंगे और CH3 को मिथाइल कहेंगे, और वो है तो उसको ईथर कहेंगे, तो इथाइल मिथाइल ईथर, सिंपल सा है ना, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर आपका 73 का आंसर होगा Fe3O4 बनता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है और आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो वर्ग संख्या पता है कि किस पर रहेगा, अरे 16 में ही रहेगा ना, क्या रहेगा, 16 में ही रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि H2SO4 के साथ कौन धातु है जो अभिक्रिया नहीं करेगा। देखो ऑप्शन में देखो, ढंग से देखो, अच्छे से देखो, हाँ कॉपर जो है ना वो कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो 100% हो गया। तो इस मिश्र धातु का नाम है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है, इस मिश्र धातु का नाम याद करना, ब्रोंज, क्या है, ब्रोंज, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, यानी कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा। तो पहले देखो क्या बाहर निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसमें लिख दो। तो पक्का दोस्तों Zn2 और यहाँ पर आपका H2 गैस बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, H2 गैस आपका पक्का बाहर निकलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में रक्त उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन से कभी भी संयोग नहीं करता है। तो वो कौन सा धातु होता है, Ag होता है, Ag होता है, देखो तो हाँ Ag होगा, ठीक है। अरे कौन सा धातु, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं, आपको पता है। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य मतलब कि अयस्क में उपस्थित अशुद्ध को क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, गेंग कहते हैं ना, गेंग कहते हैं, ठीक है। और इसको में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गेंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। धातुओं के तार क्यों बनाए जाते हैं, किस गुण के कारण, किस प्रॉपर्टीज के कारण बनाए जाते हैं। तो आंसर होगा आपका तन्यता, वो तन्यता ज़्यादा होता है, ज़्यादा तनता है, इसलिए हम उसको मतलब कि बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, अच्छे से याद करो, ठीक है। और आपका आज तो लाइव क्लास नहीं चल पाया, बट कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। आपका क्लास चलेगा, आज मेरे को कुछ काम था इसलिए आपका क्लास नहीं चल पाया, ठीक है, कोई बात नहीं है।